तेहरान की एक खामोश सुबह थी। न तोपों की आवाज थी, न नारों का शोर था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था, जिसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन जिसके कंधों पर एक पूरी कौम की खुददारी टिकी हुई थी। मोहम्मद मुसद्दिक, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पावर कॉरिडोर्स में भी अपने बिस्तर से सियासत करता था। कमजोर, बीमार, अक्सर निढाल, लेकिन इरादे में फौलाद। वो पावर के ख्वाब लेकर नहीं आया था, वो डिग्निटी लेकर आया था। एक वकील, एक नेशनलिस्ट जो ये मानता था कि ज़मीन, तेल और तकदीर किसी फॉरेन कंपनी की जागीर नहीं होती। जब उसने ईरान के तेल को नेशनलाइज करने का ऐलान किया तो उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आवाज़ नहीं। वो जानता था कि ये फैसला उसकी हुकूमत नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी ले सकता है। घर में सादगी थी, पार्लियामेंट में आंसू थे। मुखालिफिन उसे ड्रामाई कहते थे, इंस्टेबल कहते थे, कमज़ोर कहते थे। लेकिन जब अवाम उसके घर के बाहर जमा होते और उसका नाम पुकारते तो मुसद्दिक खामोश रहता। वो जानता था कि गलियों की मोहब्बत महलों की दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। फिर वो दिन आए जब अखबारात ने सच बोलना छोड़ दिया, जब हुजूम खुद ब खुद नहीं बल्कि प्लान्ड केओस के तहत सड़कों पर निकला, जब अफवाहें खबर बन गईं और खबर जुर्म बन गई। वाशिंगटन और लंदन में नक्शे बिछाए जा रहे थे। CIA और MI6 एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को गिराने में मसरूफ थे जो इलेक्शन से आया था और कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखता था। अगस्त की एक दोपहर टैंक तेहरान की सड़कों पर थे। दोस्त गायब हो चुके थे और शाह के दस्तखत एक कागज पर सब्त हो चुके थे। मुसद्दिक के पास भाग खड़े होने का मौका था, मगर उसने इनकार किया। उसने हथियार नहीं डाले, उसने खून बहाने से इनकार किया। वो गिरफ्तार हुआ, अदालत में पेश हुआ और फिर अपने ही वतन में हाउस अरेस्ट का कैदी बना दिया गया। न दफ्तर रहा, न माइक, न आवाम, सिर्फ यादें। और ऐसी यादें कभी माजूल नहीं होती। 1953 की वो बगावत सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये ईरान के पहले डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस के खिलाफ थी। शाह वापस आया, मगर अब वो बादशाह नहीं था बल्कि वेस्ट का अलाई था। तेल के नए एग्रीमेंट्स हुए जिनमें ईरान शरीक कम और तमाशाई ज़्यादा था। सियासी जोर ज़बरदस्ती बढ़ी, खुफिया इंस्टीट्यूशंस ताकतवर हुए और आवाम के दिल में एक खामोश जहर उतर गया। वेस्ट पर भरोसा नहीं रहा। यही जहर बरसों बाद 1979 के इनकलाब में आग बनकर फूटा। आज भी जब ईरान खुद से सवाल करता है तो एक धीमी जिद्दी आवाज़ तारीख के किसी कोने से उभरती है कि अगर कोई कौम अपने रिसोर्सेज की मालिक नहीं होती तो वो कौम आखिर है क्या। मोहम्मद मुसद्दिक मर गया था, मगर उसका सवाल आज भी जिंदा है। ईरान में प्रोटेस्ट का एक नया सिलसिला जारी है। क्या ये किसी नए इनकलाब के आमद की धमक है? ईरानी लीडर्स उसे फॉरेन पावर्स की शह कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ईरान के इस लीडर को कैसे भुलाया जा सकता है जिसका जिक्र हमने अभी किया है। 20वीं सदी की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कैनवस में ईरान के नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक का ज़वाल किसी तारीखी रिपोर्ट से ज़्यादा एक ट्रेजेडी की नज़म मालूम होता है। एक ऐसी नज़म जो तेल, सल्तनत, खौफ और खुफिया साए से बुनी गई हो। ये कोई अचानक अंदरूनी बगावत नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा और एहतियात से तैयार किया गया गैर मुल्की इंटरवेंशन का मंसूबा था, जिसके पीछे वेस्टर्न पावर्स के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और कोल्ड वार के खदशात कारफरमा थे। मोहम्मद मुसद्दिक 1985 की दहाई के शुरू में ईरान का डेमोक्रेटिक तौर पर इलेक्ट होने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। एक ऐसा लीडर जिसने सोवरेनिटी की तरफ एक बड़ा और ख़तरनाक कदम उठाने की जुर्रत की। उसने ईरान की तेल की इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया और उसे ब्रिटिश मिल्कियत वाली एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के कब्जे से वापस ले लिया, जो इस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के सबसे कीमती एसेट्स में शुमार होती थी। ये फैसला तेहरान में मुसद्दिक को नेशनल हीरो बना गया और ईरान से बाहर भी उसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन इसी फैसले ने ब्रिटेन की वर्ल्ड इकोनॉमी पावर के दिल पर ज़रब लगाई और वाशिंगटन में पॉलिसी बनाने वालों को परेशानी में डाल दिया। अगस्त 1953 में एक खुफिया मंसूबा अमल में लाया गया, जो अमरीकी CIA और ब्रिटिश MI6 ने मिलकर तैयार किया था। अमेरिका ने उसका कोड नाम ऑपरेशन
इजेक्ट्स था और ब्रिटेन में इसी मंसूबे को ऑपरेशन बूट कहा गया। इसी खुफिया कार्रवाई के जरिए मोहम्मद मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। तेल के नेशनलाइजेशन के बाद ब्रिटेन ने ईरानी तेल पर इंटरनेशनल बायकॉट मुसल्लत कर दिया और मुसद्दक की हुकूमत को सियासी और इकोनॉमिक तौर पर स्टेबल करने की कोशिश शुरू हो गई। वाशिंगटन में ये दलील दी गई कि ईरान कम्युनिस्ट असर रसूख में जा सकता है या सोवियत यूनियन का एक सैटेलाइट स्टेट बन सकता है। हालांकि बात की तहकीक से ये पता चला कि इस खतरे को इंटरवेंशन के जवाब के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। CIA ने अमेरिकी लीडरशिप की हिदायत पर प्रोपेगेंडा, रुश्वत और ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट पर भारी रकम खर्च करना शुरू कर दी। एजेंट्स और लोकल कारिंदों ने प्रोटेस्ट भड़काए, गलत मालूमात फैलाई और ये इंप्रेशन दिया कि तेहरान बदअमनी की लपेट में आ चुका है। इस सब का मकसद मुसद्दक को कमज़ोर, गैर कानूनी और नाकाम साबित करना था। मंसूबे का सबसे अहम मरहला शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी से वो फरमान हासिल करना था जिसके ज़रिए मुसद्दक को बरतरफ किया जा सके। दबाव और खुफिया असर रसूख के तहत शाह की हिचकिचाहट बिलाखिर रजामंदी में बदल गई। 19 अगस्त 1953 को जब सड़कों पर इंतशार बढ़ चुका था, फौजी यूनिट्स हरकत में आए। मुसद्दक की हुकूमत ख़त्म हो गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। मुसद्दक के इक़्तिदार से हटने के बाद नौजवान शाह पूरे पावर के साथ तेहरान वापस आया। एक वेस्ट नवाज हुकूमत कायम की गई जिसकी लीडरशिप जनरल फजलुल्लाह ज़ाहिदी ने संभाली। नए तेल के मुआहदे हुए जिनके तहत वेस्टर्न तेल कंपनियों को दोबारा ईरान के रिसोर्स तक साजगार रसाई मिल गई। आने वाले 25 बरस ईरान के लिए सियासी जबर, खुफिया पुलिस के फैलाव और वेस्ट के खिलाफ गहरी नफरत के साल साबित हुए। ये बगावत सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये ईरान के पहले बड़े डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट की धज्जियां बिखेरने के बराबर थीं। उसने वेस्ट के खिलाफ ईरानी मिसट्रस्ट को गहरा कर दिया और यही एहसास बाद में 1979 की ईरानी इनकलाब की ईंधन बना। ज़रा तसव्वुर कीजिए अगस्त के वो दिन जब तेहरान की सड़कें अफवाहों से ढकी हुई थीं, रेडियो पर गढ़ी हुई खबरें गूंज रही थीं और एक बावकार कौम अपनी डेमोक्रेटिक ख्वाहिशात और दूर दराज ताकतों के इंटेंशंस के बीच फंसी हुई थी। मोहम्मद मुसद्दक का ज़वाल महज क़यादत की तब्दीली नहीं था, बल्कि वो ईरान की रूह पर लगाया गया एक ज़ख्म था। तारीख़ में सरगोशी की तरह दाखिल होने वाली एक गद्दारी जो आज भी ईरान की सियासत के मिजाज और उसके अवाम की धड़कन को तश्कील दे रही है। ये वेस्ट और अमेरिका के साजिशों का एक सिलसिला है जो ईरान के लोगों के खिलाफ आज तक जारी है और यही इस वीडियो सीरीज़ की बुनियाद है जिसे मैंने मर्ग बर अमेरिका का नाम दिया है। कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो तक रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल्लाह का सलाम।